शाही दवाखाने के बाहर कुसान के सैनिकों की बढ़ी हुई तादाद तथा वैसाखी के सहारे खड़े देव के द्वारा खुद को ललकारते हुए सुनने के बाद नैना को उसके आने के कारण का पता चल गया था। नैना बस उसी रहस्यमय शख्स की यहां उपस्थिति देख हैरान थी। ये चेहरे को ढककर भला कोई शाही दवाखाने के बाहर क्यों आया है? देव खुद को तो अपाहिज बना गया। लगता है ये इसे यहां युद्ध लड़ने के लिए लेकर आया। शाही दवाखाने के बाहर खड़े उस शख्स की शक्तियों के बारे में पता चलते ही नैना इस बात का अंदाजा लगा रही थी। नैना भी अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी। तब तक देव वर्मन दोबारा उसे ललकारता है। नैना, हिम्मत है तो बाहर निकलो। क्यों तुम अपने लिए इन सब की जान खतरे में डाल रही हो? आज तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अगर तुम बाहर नहीं निकली तो यहां से आज कोई जिंदा नहीं जाएगा। सबकी भलाई इसी में है। तुम यहां से बाहर निकल जाओ। शाही दवाखाने में इस वक्त स्थिति को संभालने के लिए नैना के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। दादा की प्रक्रिया तो अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। लगता है उन्हें महायोद्धा के स्तर पर काफी समय हो गया है, इसलिए उन्हें परम योद्धा बनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्यमान भी आनी है। मुझे यह बाहर चलकर परिस्थिति को संभालना होगा। अगर ये देव अंदर आया तो और लोगों की जान दांव पर लगेगी। वैसे अशोक को भी बुला ही लेती हूँ, वो रहेगा तो काफी मदद मिल जाएगी। यही सोचते हुए नैना अपने पास में ही खड़े एक सेवक से कहती है, दादा के कमरे के बाहर खड़े रहो। उनका दरवाजा अभी कोई नहीं खटखटाएगा। वो जब खुद से दरवाजा खुले तब उन्हें बाहर भेजना। और अशोक को जाकर बोल दो मैंने उसे नीचे बुलाया। किसी सेवक को आर्यमान को खोजने के लिए भी बोल दो। नैना का संदेश लेकर वो सेवक तुरंत ही अशोक के कमरे की ओर दौड़ पड़ता है। सेवक को अशोक के कमरे की ओर भेजने के बाद नैना भी बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। शाही दवाखाने के मुख्य दरवाजे पर आने के साथ ही नैना को अब सब कोई देख सकता था। नैना को सामने खड़ा देख कुसान के सैनिकों के बीच बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। तभी काल देव से कहता है, ये मेरी शिकार है, मुझे छोड़कर और कोई भी इस पर हमला नहीं करेगा। काल की बात को सुन देव हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद वो नैना की ओर देखते हुए कहता है, आओ नैना आओ। 1 महीने तक तो छिपकर तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज किसी भी तरीके से तुम्हारी मौत तो मैं सुनिश्चित करके ही रहूंगा। देव की इन बातों को सुन रही नैना धीरे धीरे शाही दवाखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। शाही दवाखाने की सीमा से बाहर आ जाने के बाद वो देव की ओर देखते हुए कहती है, लेकिन देव, पिछले बार के मेरे वार के बाद तो तुम विकलांग हो गए हो, तो फिर आज तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? इस बार क्या दोनों पैर के साथ साथ हाथ भी खोने का इरादा है? इतना कह नैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। नैना के चेहरे की मुस्कान देव का दिल जलाने के लिए काफी थी। नैना की बातों को सुन देव चीखते हुए कहता है, अरे नीच लड़की, तुम्हारी जुबान आज मैं जरूर काटूंगा। वैसे अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो। मैं इस बार अपनी तरफ से युद्ध के लिए इन्हें आगे करता हूं। इतना कह देव काल की ओर इशारा करता है और काल 2 कदम आगे बढ़ जाता है। नैना का अंदाजा सही निकलता है। ये तो सचमुच एक परम योद्धा को मुझसे युद्ध के लिए लेकर आया है, लेकिन इसे ये योद्धा कहां से मिल गया? इस वक्त मेरी शक्तियां तो इतनी नहीं है जो मैं इसका सामना कर सकूं। यही सोचते हुए नैना देव से कहती है, वाह देव वाह, क्या चाल चली है तुमने। वैसे तुमने इस हत्यारे को कितना धन देकर बुलाया? एक परम योद्धा के श्रेणी के हत्यारे को बुलाना तो काफी मुश्किल रहा होगा ना? नैना की इस बात को सुन देव को इस पर यकीन नहीं होता है। परम योद्धा? ये काल एक परम योद्धा है। भला कोई परम योद्धा क्यों नैना को मारना चाहेगा, वो भी मेरे लिए मुफ्त में? लगता है इसकी नैना से काफी पुरानी दुश्मनी है। यही सोचता हुआ देव काल को घूरे जा रहा था। काल ने अभी भी अपने चेहरे से चादर को नहीं हटाया था। उधर नैना की बातों को सुन काल भी अचरज में पड़ गया था। इस नैना ने मेरी शक्तियों का आखिर कैसे पहचान लिया? बिना युद्ध भूमि में गए किसी योद्धा की शक्तियों को तो एक अनुभवी पहचान सकता है। इसे पहचानना तो एक महायोद्धा के लिए भी मुश्किल है। फिर नैना एक महायोद्धा होते हुए भी मेरी शक्तियों को कैसे पहचान सकती है? उस शख्स ने भी नैना को देखने के साथ ही उसके महायोद्धा होने का अंदाजा लगा लिया था। नैना की बातों को सुन देव उससे कहता है, तुमने भी तो एक भाड़े का हत्यारा बुलवाकर मेरे दादाजी की हत्या करवाई थी। निकालो आज उसको भी बाहर। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद उसकी भी मौत पक्की होने वाली है। देव की इन बातों को सुन नैना मन ही मन मुस्कुराती है। अशोक की मौत? बेटा, अशोक अगर यहां आ गया ना तो यहां कोई भी नहीं बचेगा। सिंह वर्मन का जो हश्र हुआ था कहीं वो तुम्हारा भी ना हो जाए। नैना इन बातों को सोच ही रही थी, तब तक उसका सेवक जल्दबाजी में उसके पास आता है और नैना के बेहद करीब जाकर कहता है, मैंने सब जगह देखा, अशोक कहीं भी नहीं है। उनके कमरे का दरवाजा भी बंद था। मैंने जब सैनिकों की सहायता से उसे खुलवाया तो वहां अशोक तो नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ा नाग था। इतना बड़ा नाग मैंने आज तक नहीं देखा था। उसे देख डर के मारे मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से खिड़की खुलवा दी। सैनिक उसे बाहर भगाने में जुटे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर दूसरे तल पर खिड़की और दरवाजे के बंद होने के बावजूद इतना बड़ा नाग वहां कहां से आ गया? उस सेवक की बातों को सुन नैना उससे कहती है, ठीक है, सैनिकों को बोलो उसे ध्यान से बाहर निकाले और अशोक की खोज जारी रखो। साथ ही दादा या आर्यमान में से जो भी ध्यान से बाहर आए ना उसे यहाँ लेकर आओ। इतना कह नैना उस सेवक को विदा करती है। आर्यमान की शक्तियां उसके साथ नहीं, वो शायद इससे लड़ पाए। दादा भी आज नहीं है। वैसे आज दादा भी एक परम योद्धा बन जाएंगे। हाँ, फिर दादा तो इससे भिड़ ही सकते हैं। एक काम करती हूँ,
इसे बातों में उलझाती हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय लेती हूँ, शायद तब तक दादा आ जाए। उस रहस्यमयी शख्स की ओर देख रही नैना यही सोचते हुए देव से कहती है, ठीक है ना देव, चलो क्यों ना हम इसे एक प्रतियोगिता का रूप दे दें। अगर तुम्हारी ओर से कोई और लड़ने आए तो मेरी तरफ से भी कोई और लड़ लेगा। क्या कहना है तुम्हारा? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नैना की इस बात को सुन देव उसकी ओर देखते हुए हंसता है। वाह नैना वाह, बचने के लिए अब क्या क्या जुगत भिड़ा रही हो। वैसे आज ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है, तुम्हें खुद ही इससे युद्ध करना होगा। अगर तुम पीछे हटी तो आज इस शाही दवाखाने की मैं ईंट से ईंट बजा डालूंगा। मेरे सैनिक यहाँ इतने रक्त बहाएंगे जितना किसी ने देखा नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ो और युद्ध के लिए तैयार रहो। देव की बातों को नैना बिल्कुल चुप होकर सुन रही थी। लगता है आज मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। दादा वापस आ जाए तो ठीक, वरना मुझे कुछ न कुछ करना होगा। नैना अभी ये सब सोच ही रही थी, तब तक देव उससे फिर से कहता है, अरे आगे आओ नैना और सामना करो। किसके इंतजार में तुम इतनी दूर खड़ी हो? आज तुम्हें बचाने के लिए कोई भी आएगा तो उसकी भी मौत पक्की है। काल के एक परम योद्धा होने की बात पता चलने के बाद देव के भीतर जीतने की उम्मीद और भी बढ़ गई थी और उसी उम्मीद की वजह से वो काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। देव की बातों को सुन नैना अपना पहला कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी, तब तक कुसान का महामंत्री जयराम वहां पहुंच जाता है। जयराम के साथ ही दूसरे घोड़े पर निशा भी चली आ रही थी। जयराम के साथ उसके पीछे सैनिक की एक छोटी सी टुकड़ी भी चली आ रही थी। अचानक देव और नैना के बीच की जगह पर खड़ा होने के बाद जयराम नैना की ओर देखता है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। जयराम और निशा को इस तरह अपने आगे देख नैना काफी भावुक हो जाती है। तभी देव जयराम की ओर देखते हुए कहता है, हाँ आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना महामंत्री, मौका मिलते ही सैनिकों को लेकर विद्रोह कर ही दिया। देव कितना कहते ही जयराम अपने घोड़े से उतरते हुए उसकी ओर देख कहता है, ध्यान से देखो, ये कुसान नहीं बल्कि वत्सल साम्राज्य के सैनिक हैं। सम्राट ने इन्हें मुझे दिया था ताकि जरूरत के वक्त इनका इस्तेमाल कर सकूं। जयराम की इतना कहते ही देव शाही फरमान को उसे दिखाते हुए कहता है, और ये वत्सल के युवराज का फरमान है, क्या तुम इसके खिलाफ इनके सैनिकों का इस्तेमाल करोगे? वैसे ये मुट्ठी भर सैनिक यहाँ कितने ही क्षण टिक पाएंगे? आज सबकी मौत का कारण तुम ही बनकर रहोगे। कुसान के सैनिकों के सामने जयराम के सैनिक की संख्या सचमुच कम थी। जयराम को ऐसी परिस्थिति में फंसता देख नैना उसके पास जाते हुए कहती है, दादा ये आपके परिवार और बतौर कुसान के महामंत्री आपको इस्तेमाल करने के लिए मिली हुई सेना, आप इसका इस्तेमाल मुझे बचाने के लिए मत कीजिए। शाही फरमान न मानने की वजह से आपको भी राजद्रोही घोषित किया जा सकता है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में उनकी सेना के इस्तेमाल की वजह से आपके ऊपर भी कलंक भी लग जाएगा, आपकी जिंदगी भर का कमाया हुआ यश डूब जाएगा। इसलिए आप इन सैनिकों को लेकर पीछे हट जाइए, मैं अकेले इनसे युद्ध कर लूंगी। शाही फरमान की वजह से जयराम के पास अब ज्यादा कुछ विकल्प नहीं बचे थे। वो अपने सैनिकों को वापस लौट जाने का आदेश देता है और खुद निशा के साथ नैना के पास खड़ा हो जाता है। वत्सल साम्राज्य के सैनिकों का उन्हीं के फरमान के खिलाफ इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, लेकिन मैं अकेले तो तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो ही सकता हूं ना। निशा भी अपने दादा के साथ वहीं खड़ी थी। उन दोनों को अपने साथ देख नैना की हिम्मत बढ़ रही थी, तो उसे उनकी सुरक्षा की चिंता भी हो रही थी। वो भावुक होकर उन दोनों की ओर देखी जा रही थी। नैना का यह अंदेशा सच साबित होता है। जयराम के नैना की तरफ खड़ा होने के साथ ही देव अपने सैनिकों से कहता है, इस राजद्रोही महामंत्री जयराम और इसकी पोती को बंदी बना लो और अभी उनको घुटनों पर झुका दो। आज नैना के पक्ष में आने वाले हर शख्स को मृत्युदंड मिलेगा। देव के इतना कहने के साथ ही कुछ सैनिक जयराम और निशा की ओर बढ़ते हैं। साथ ही काल भी नैना की ओर युद्ध करने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। उन सैनिकों और काल को देख रही नैना को अब निशा और जयराम को भी बचाना था तथा अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। कैसे बचाएगी नैना निशा की जान और क्या होगा काल के साथ उसके युद्ध का परिणाम? कहां गया अशोक और उसके कमरे में नाग का क्या है रहस्य?